Hello and Assalamu alaikum students. During this meeting, I am going to discuss chapter number 14, which is about providing employee benefits. These are the learning objectives. So what do we mean by the employee benefit? Actually, from the HR point of view, there are part of employee's total reward. A total compensation package includes some combination of wages or salary, incentive pay and the benefit. The term for compensation in forms other than cash is employee benefit. अदर देन कैश जो आपको बेनिफिट इसमें अदर देन कैश जो कि कॉम्पनसेशन है वो एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाता है. मोर वाइडली यूज एग्जांपल्स ऑफ द बेनिफिट्स इंक्लूड एम्प्लॉयर पेड हेल्थ इंश्योरेंस, retirement saving plans and paid vacations, and there are other wide range of possibility as well. So this chapter describes the contents of the employee benefit package and the way organization administer employee benefit. First of all, we are going to discuss the important role of the benefit as part of employee compensation, and then we define major types of the employee benefit required by the law. In American law, I will discuss some of the benefits, and then we will discuss about some of the optional benefits. And finally, I explain why and how organizations should effectively communicate with employees about their benefits. This is the benefits as a percentage of the total compensation. You can see. So benefits serve function similar to the pay. Benefits contribute to attracting, retaining and motivating employee. और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत सारे मकासद होते हैं और बहुत सारे इकसाम के बेनिफिट्स होते हैं जिसके अंदर इसके हवाले से बात की जाती है. और जिस तरह आप ये देख सकते हैं बेनिफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉम्पनसेशन, इसको भी डिस्कस किया हुआ है. तो बहरहाल, why do organization pay a growing share of a compensation in the form of benefit? It would be simpler to pay all compensation in cash and let employee buy their own insurance and contribute to their own saving plans. That arrangement would also give the employees greater control over what their compensation buys. बुनियादी तौर पे हम क्यों बेनिफिट को प्लान करते हैं बजाय इसके कि हम एक लमसम पैकेज दे दें और एम्प्लॉय खुद ही अपने बेनिफिट के हवाले से वो प्लानिंग कर लें. इसके कुछ फ़ायदे एम्प्लॉयर को भी हैं, कुछ फ़ायदे जो हैं वो एम्प्लॉई को भी हैं. और एक तो एम्प्लॉयर को लीगली रिक्वायरमेंट है कि वो कुछ किस्म के बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करे एम्प्लॉय को, और दूसरा कुछ टैक्स लॉज जो हैं वो कुछ बेनिफिट को फेवरेबल बनाते हैं एम्प्लॉयज़ के हवाले से. इसी तरह अगर एम्प्लॉय अगर एक लमसम पैकेज लेता है उसका इनकम टैक्स ज़्यादा कटेगा, लेकिन अगर उसकी सैलरी का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा उसके अंदर बेनिफिट्स और इंसेंटिव और बेस सैलरी के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है टैक्स की डिडक्शन में. और दूसरा ये बात है कि कुछ एम्प्लॉयर जो हैं वो समझते हैं कि अगर हम बेनिफिट पैकेज देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाएंगे इन कंपैरिजन टू देयर कंपैरेटर्स. कुछ benefits required by law in American law: social security, unemployment insurance, workers compensation insurance, family and medical leave और health care. हमारे यहाँ से जो कि कुछ चीज़ें हैं जैसा हमारे यहाँ ग्रेजुटी है और प्रोविडेंट फंड है और पेंशन प्लान है. इन तीनों प्लान में से कोई एक प्लान एम्प्लॉयर ऑफर करता है. और ग्रेजुटी एक लमसम सैलरी होती है इन अ ईयर. प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, वो मैं रिटायरमेंट फंड के हवाले से बात करूँगा जब वहाँ भी बात कर लेंगे. तो हम इसमें फैमिली एंड मेडिकल लीव और हेल्थ केयर के हवाले से बात करते हैं. अच्छा, पहला जो बेनिफिट है वो वर्कर्स कॉम्पनसेशन के हवाले से है. और वर्कर कॉम्पनसेशन के अंदर हम क्योंकि सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए मैं आपसे वर्कर कॉम्पनसेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि वर्कर कॉम्पनसेशन जो है वो क्या इसका मकसद क्या होता है. अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से कोई जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाए या इलनेस हो जाए तो उस केस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कर को कॉम्पनसेट करे. हमारे यहाँ भी कुछ लॉज ऐसे हैं जो एक्सीडेंट और
इंजरी के केस के अंदर फैक्ट्री वगैरह के अंदर वर्कर को कॉम्पनसेट करते हैं। और and operate under principle of no fault liability. Employee does not need to show that employer was grossly negligent in order to receive compensation. Employer is protected from lawsuits. Generally, two-thirds of the worker earning and tax free. तो ये बेसिकली ऐसे स्टेट प्रोग्राम है जो कि अगर वर्क रिलेटेड इंजरीज और एक्सीडेंट या इलनेस हो जाए तो उनको सर्वाइवर को दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी है, कुछ गवर्नमेंट के लॉज ऐसे हैं कि अगर इन सर्विस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो वो बेनिफिट जो है वो उसके लवाहिकीन को मिलते हैं। Four major categories of the benefit: disability income, medical care, death benefits और rehabilitative benefit। ये कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो कि लॉ के हवाले से कहते हैं। हेल्थ केयर बेनिफिट का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स एक पैकेज हो, हेल्थ पैकेज हो जो कि उनके एम्प्लॉयज़ को और उसके डिपेंडेंट्स को कवर करता हो। इसके हवाले से एक हेल्थ का पैकेज हो। और अगर डिसेबिलिटी किसी केस में डेवलप हो गई है ड्यू टू द एक्सीडेंट और इंजरी तो वो डिसेबिलिटी इनकम मौजूद हो। डेथ बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ क्या है, रिहेबिलेशन के इन केस ऑफ अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रिहेबिलेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है तो एम्प्लॉय को उस हवाले से, ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि इसके अंदर कवर होते हैं। ओके जी, अब मैं ऑप्शनल बेनिफिट प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा। These include various kinds of insurance, retirement plans, and the paid leave. And major categories include vacation, holidays, sick leave, and must also account for other situations like jury and military duty. And optional paid leave for things like voting or donating blood. And there is no legal requirement for paid leave in the US. Average paid leave in US after 5 years, 15 vacation days and 10 paid leaves. And sick leave days accumulate with length of service. यानी कुछ ऐसे ऑप्शनल बेनिफिट हैं जिसमें कुछ इंश्योरेंसेस दी जा सकती हैं एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट के हवाले से। फिर इसके अलावा पेड लीव्स होती हैं, पेड लीव्स और वेकेशन एंड हॉलीडेज एंड सिक लीव को हम कहते हैं। और इस केस के अंदर एम्प्लॉयज़ को वो लीव इसलिए दी जाती हैं, कुछ साल के अंदर कुछ लीव होती हैं जिसके अंदर वो इंटाइटल्ड हो जाते हैं। 10 से 15 लीव में साल की सर्विस के बाद, और फिर 3 साल की सर्विस हो तो फिर इसकी नंबर्स बढ़ भी जाते हैं। तो एक किस्म का पेड लीव जो है वो वेकेशन टाइम देता है, उनको टाइम ऑफ दे देता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। अच्छा, सिक लीव प्रोग्राम जो है वो उन काम उसके हवाले से कॉम्पनसेट करते हैं जहाँ वो इलनेस की वजह से काम नहीं कर पाते। सो ये भी है। इसके हवाले से कुछ लीव जो होती हैं वो कैजुअल लीव भी होती हैं। फिर एक और फ्लेक्सिबल अप्रोच है टाइम ऑफ के हवाले से कि उसको पेड टाइम ऑफ इन विच द एम्प्लॉयर पूल्स पर्सनल डेज, sick days and vacation day for employees to use as they choose। और ये एक फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड कर दी जाती है पेड टाइम ऑफ के हवाले से कि उसी के अंदर सारी उनकी टोटल लीव्स आ जाती हैं जिसमें सिक लीव भी है, उनकी कैजुअल लीव भी है, उनकी पेड लीव भी हैं। और फिर वो अपनी उसके मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उस पेड टाइम ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। Unpaid leave is an employee benefit because the employee usually retains seniority and benefits during the leave। तो फिर ग्रुप इंश्योरेंसेज हैं, और ग्रुप इंश्योरेंसेज आर टिपिकली लोअर देन फॉर इंडिविजुअल पॉलिसीज। इंडिविजुअल इंश्योरेंस के मुकाबले में इनके रेट्स कम भी होते हैं ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से। तो इसका एम्प्लॉयज़ receive insurance as a benefit rather than a higher pay so that they can buy their own insurance and employees can get more of their money। तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं इसके हवाले से ग्रुप इंश्योरेंस को वैल्यू करते हैं, क्योंकि जब ग्रुप इंश्योरेंस को कंपनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए बाय करती है तो उसके ऊपर रेट्स कम होते हैं, इस सेंस में कि उसकी रेट्स ऑफ जो उनके प्रोसेसिंग है और उनके जो रेट्स हैं चार्ज के, वो यानी जो फीस वगैरह है वो कम होती है। बहरहाल उसमें उनको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एम्प्लॉय के ऊपर। और ये अपनी हॉस्पिटल केयर और उन चीज़ों के हवाले से उनको सपोर्ट करती है। And group insurance is the life insurance. Employers may provide life insurance or offer the opportunity to buy coverage at low group rates. And term life insurance, if employee dies during term of policy, beneficiaries receive a death benefit payment and benefits for accidental death and dismemberment। फिर कुछ कंपनीज जो है वेलनेस प्रोग्राम भी ऑफर करती हैं, जिस तरह योगा क्लासेस हैं,
टू इनकरेज एम्प्लॉयज़ का स्ट्रेस, ताकि रिड्यूस किया जाए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन आजकल बन रहा है हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए। तो इसलिए इस तरह की भी प्रोवाइड की जाती हैं फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये भी एक किस्म का बेनिफिट है। अच्छा जी, फिर ग्रुप इंश्योरेंस है जो कि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। ये शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी पेड एज बेनिफिट्स फॉर 6 मंथ और लेस। अगर कोई इस तरह की डिसेबिलिटी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनको 6 मंथ का बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर अब किसी काम की वजह, किसी डिसेबिलिटी की वजह से वो काम नहीं कर पाते, तो 6 महीने का बेनिफिट प्रोवाइड किया कर दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड बेनिफिट आफ्टर दैट इनिशियल पीरियड and potentially for the rest of the disabled employee's life. So disability payments are percentage of the employee salary, typically 50 to 70%. And payments under short-term plans may be higher. Often the policy set a maximum amount that may be paid each month. Because its limit make it more affordable, short-term disability coverage is offered by more employees. तो ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ज़्यादा देर के लिए कवर कर लेती है। फिर ग्रुप इंश्योरेंस जो कि लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंसेज हैं, द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म केयर सच एज केयर इन नर्सिंग होम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भारत उसके हवाले से भी कुछ इंश्योरेंसेज हैं जो कि बाहर के ममालिक के हवाले से कवर करती हैं। कुछ ऑप्शनल बेनिफिट प्लान, रिटायरमेंट प्लान को हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिटायरमेंट प्लान ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स। और ये जब वहाँ 65 की एज लिमिट है, हमारे यहाँ 60 की है। और उसके बाद पेंशन और रिटायरमेंट के प्लान होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ कंट्रीब्यूटरी प्लान होते हैं जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं अपने उसके इनकम के हवाले से, और फिर आखिर में उसके ऊपर जो सेविंग, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसके साथ उनको वो मिलते हैं टोटल बेनिफिट। फिर कुछ होते हैं नॉन कंट्रीब्यूटरी प्लान, फंडेड एंटायरली बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक उसकी परसेंटेज कम रखता है लेकिन खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, और उसके साथ उसका इंटरेस्ट जो है जब उनका रिटायरमेंट की जाती है तो वो उनको मिल जाता है। फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, गारंटी स्पेसिफाइड लेवल ऑफ द रिटायरमेंट इनकम, मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट। इरसा का एक्ट है। और हमारे यहाँ कुछ एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं। कुछ पेंशन के प्लान हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, जिसके अंदर 401k प्लान जो है वो बाहर के हवाले से, जिसमें कुछ परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, कुछ परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। फिर इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग एंड एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान हैं। ये कुछ एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स, उनके स्टॉक रख दिए जाते हैं, फिर जब रिटायर होते हैं तो वो उनको स्टॉक दिए जाते हैं ताकि वो उसको कैश करा के उसकी वैल्यू ले सकें। और फिर फैमिली लीव्स, कोई अगर आप एल्डरली केयर है या फिर बच्चों की केयर है जिसकी वजह से लीव लेनी पड़ती है। अब पैटर्नल लीव्स हैं, मैटरनल लीव्स हैं, मैटरनिटी लीव्स हैं, ये सारी लीव्स जो हैं इसके अंदर कवर होती हैं। फिर चाइल्ड केयर के हवाले से, बच्चा जब पैदा होता है उसके हवाले से अगर कोई लीव्स हैं, फिर कॉलेज सेविंग के हवाले से कोई प्लान है, एल्डरली केयर के हवाले से प्लान है, ये सारे ऑप्शनल बेनिफिट प्रोग्राम। अच्छा जी, फिर सब्सिडाइज कैफेटेरियाज। कैफेटेरिया प्लान जो है, आप ये देख सकते हैं कि कैफेटेरिया के अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो इकट्ठे करके दे दिए जाते हैं, और एम्प्लॉय को चॉइस दी जाती है कि वो एम्प्लॉय जो है इन सारे बेनिफिट में से जो कि उसको ज़्यादा सूट करते हैं वो उनको चूज कर ले। और ऑन साइट हेल्थ केयर सर्विस, फिटनेस सेंटर, ड्राई क्लीनिंग, मूविंग एंड रीलोकेशन के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, इस हवाले से फिर एम्प्लॉय को कुछ डिस्काउंट्स दे दिए जाएँ अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से। फिर इसके हवाले से ट्यूशन रीइंबर्समेंट प्रोग्राम्स, अगर कोई इंसान कोई एजुकेशन के लिए हासिल करना चाहता है उसके प्रोग्राम फ़ी को कवर कर दिया जाए, इस हवाले से काम किया जाए। फिर अगर एक एम्प्लॉय काफ़ी डिमांडिंग और हाई स्ट्रेस जॉब्स के अंदर काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय पुट इन द नेसेसरी लॉन्ग आवर्स एंड दे एलिवेट स्ट्रेस। recreational activities such as on-site basketball courts और company sponsored सॉफ्ट बेल्ट बॉल टीम, हमारे यहाँ केस में कभी कभार जिस तरह अगर टेबल टेनिस की रख दी जाए, टेबल कई जगहों पे रख दी जाती है ताकि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर लोग जो हैं, या बास्केटबॉल की बास्केट रख दी जाती है ताकि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए।
फिर ऑन एंड ऑफ साइट कंपनी रिक्रिएशंस और एक्सबॉक्स की गेम्स और बारबेक्यू बाहर कहीं किया जा रहा है, या फिर कोई थीम्ड ऑफिस पार्टीज हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करके अभी किया जाता है। सबैटिकल भी एक ब्रेक है, एक किस्म की लीव है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय कोई और अपना इंटरेस्ट परसू करना चाह रहा है तो वो उसको लीव मिल जाए और वो सबैटिकल में जाके अपने उस इंटरेस्ट को परसू कर। गवर्नमेंट की तो रिक्वायरमेंट है कुछ बेनिफिट के हवाले से, लेकिन एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को मुख्तलिफ बेनिफिट इसलिए भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी कमिटमेंट लेवल को बढ़े और वो कंपैरेटर के मुकाबले में उनके ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें। ऑर्गेनाइजेशन जब भी डिसीजन करती है बेनिफिट के हवाले से तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव और बजट उसके जहन में होता है और उसकी करंट एम्प्लॉयज़ की और प्रोस्पेक्टिव रिक्रूट्स की क्या एक्सपेक्टेशन है इसके हवाले से, इसके हवाले से देखा जाता है कि इनको मद्देनजर रखा जाता है व्हेन दे आर एस्टैब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर द बेनिफिट पैकेज। And there are multiple an organization that do not offer expected benefit will have a difficulty attracting and keeping employees. Multiple organization of benefit objective would be to establish and maintain an employee benefit program that is based primarily on the employee's need for leisure time and on protection against the risk of old age, loss of health and loss of life, and maintain level of benefit for non-union employee that represent the same level of expenditure per employee as for union employees, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। Employees' expectation and values. Employees expect to receive benefits that are legally required and widely available, and they value benefit that they are likely to use. To meet employee expectation about benefit, it can be helpful to see what organization offer. Uh, अब ये इसके हवाले से सर्वे की जा सकता है कि बाकी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के बेनिफिट दिए जा रहे हैं और फिर आप किस तरह का बेनिफिट उनको प्रोवाइड करते हैं। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स एक गुड सोर्स है एम्प्लॉय के बेनिफिट डाटा के हवाले से। हमारे यहाँ आई एम नॉट श्योर कि इस तरह के डाटा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर किए हुए हैं। बहरहाल इसकी ज़रूरत है कि इस तरह के स्ट्रक्चर किए जाए ताकि हमें पता चले कि किस तरह के बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान इन प्लेस ऑफ सिंगल बेनिफिट पैकेज फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो मुख्तलिफ किस्म के जब बेनिफिट ऑफर करेंगे तो क्योंकि मुख्तलिफ एम्प्लॉय की मुख्तलिफ नीड्स हैं तो उसको मुख्तलिफ बेनिफिट जो हैं उनकी मोटिवेशनल नीड को मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, इम्पैक्ट करेगा और एम्प्लॉयज़ को भी एम्पावर करेगा देन बिकॉज दे हैव अ फ्रीडम टू चूज फ्रॉम द डिफरेंट बेनिफिट्स and then they have the flexibility to choose their benefit package. These plans, often called cafeteria style plans, offer employees a set of alternatives from which they can choose the types and amount of benefit they want, and the plans vary. Some impose minimum level for certain benefits such as healthcare coverage. Some allow better employees to receive money in exchange for choosing a light package, and some let employees pay extra for the privilege of receiving more benefit. मसलन अगर कोई एम्प्लॉय चाहते हैं कि उनको अपने वो वेकेशन को अगर गिव अप करते हैं अगर बेनिफिट को तो उसके बदले में उनको पैसे मिल जाए तो ये भी हो सकता है। और दे कैन परचेज एक्स्ट्रा वेकेशन डेज बाय पेइंग समथिंग बाय रिडक्शन इन देयर पे। तो बहरहाल कैफेटेरिया प्लान हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस और ये सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से एम्प्लॉय को ये बेनिफिट हो जाता है कि वो प्लान अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो देखते हैं। और दूसरी ये बात है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अ, ये भी देखते हैं कि कौन सा प्लान की वैल्यू उनके लिए ज़्यादा है। एम्प्लॉयर के लिए होता है कि एम्प्लॉयर के पास एक बजट होता है, उस बजट के अंदर ही उनको सारे प्लान्स को मैनेज करना पड़ता है। और दूसरा ड्रॉबैक ये कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है एक डिज़ाइन में स्टार्टअप स्टेज के अंदर। और बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को तब अवॉइड कर सकती है जब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस और स्टैंडर्डाइज प्लान्स को वो यूज़ करें। Benefit costs. Employer also need to consider benefits cost and दूसरी बात ये कि एवरेज कॉस्ट क्या है मुख्तलिफ बेनिफिट टाइप्स के हवाले से, इसके हवाले से सर्वे किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन दी जा सकती है इंश्योरेंस के हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से, रिटायरमेंट के हवाले से, बेस्ट प्रैक्टिस के हवाले से देखा जा सकता है किस तरह की कॉस्ट जो है एम्प्लॉयज़ को आती हैं ताकि उनको ये मालूम हो सके कि किसी बेनिफिट प्लान को ऑफर करने का उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है।
फिर इन बेनिफिट को जैसे पहले भी कहा कि इंसेंटिव को कम्युनिकेट करना जितना इम्पोर्टेंट है, इसी तरह इन बेनिफिट्स को भी कम्युनिकेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो इसकी वैल्यू को अप्रिशिएट कर सकें। तमाम एम्प्लॉयज़ को ये मालूम हो कि किस तरह के बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको ऑफर कर रही है, और किस तरह की क्या वैल्यू है इन बेनिफिट्स के हवाले से, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से अगर है, या रिटायरमेंट के हवाले से है, या फिर कोई और पैकेजेस हैं, तो बेनिफिट का कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। Or benefits are necessary to attract, motivate, and retain talent. It is difficult for employees and applicants to understand the value of benefits, so companies must help. And employers can use a variety of media to communicate. बहुत सारे मीडिया हैं आजकल कम्युनिकेशन के हवाले से, उन सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स को यूज़ किया जा सकता है बेनिफिट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। बहरहाल यही कुछ बातें, कुछ सिलेक्टेड बातें मैंने आपसे इस चैप्टर में डिस्कस की हैं बेनिफिट के हवाले से। जब आप बेनिफिट का चैप्टर पढ़ें तो सबसे पहले ये देखें कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के अंदर वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव, पे और बेनिफिट होता है जिसको टोटल कॉम्पनसेशन कहते हैं। और बेनिफिट जो है वो एक नॉन कैश बेनिफिट है, नॉन कैश एलिमेंट है कॉम्पनसेशन के हवाले से। और किस तरह के जिस तरह कुछ आपसे बेनिफिट जो अंडर द लॉ है, फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट है, और फैक्ट्री एक्ट्स हैं, लेबर कोड ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मेंशन किए गए हैं, और कुछ कॉमन फॉर्म है पेड लीव के हवाले से, जिस तरह हॉलीडे लीव्स हैं, सिक लीव्स हैं। ये इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा इसके हवाले से। और फिर मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से देख लीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से देख लीजिएगा, इसके अंदर किस तरह डिस्कशन की गई है। और रिटायरमेंट प्लान कौन से हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन से हैं, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन से हैं, 401 के प्लान क्या है, और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेनिफिट्स को मैच करती है एम्प्लॉय की वांट एंड नीड के साथ, और क्या बेनिफिट के कंटेंट होते हैं ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज, जिसमें कैफेटेरिया स्टाइल प्लान डिस्कस किया गया है मैंने। और देन इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। और इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल हैं, जैसे ब्रोशर है, मीटिंग्स हैं, इंटरनेट है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ईमेल है, व्हाट्सएप है। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिनसे एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जा सकता है। ओके जी, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।